इस विशेष वीडियो में हम किंगडम फंगी की दो कक्षाओं के बारे में जानेंगे। पहली है बेसिडियोमाइसीट्स और दूसरी जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है ड्यूट्रोमाइसीट्स। अगर हम बेसिडियोमाइसीट्स के आवास की बात करें तो ये मिट्टी में लकड़ियों और पेड़ों के तनों पर उगते हैं और ये जीवित पौधों में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। बेसिडियोमाइसीट्स में पाए जाने वाले प्रसिद्ध परजीवी उदाहरण हैं रस्ट और स्मट्स। माइसीलियम की संरचना यह सेप्टेट और शाखित होती है। तीन प्रकार की जनन विधियां वनस्पतिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन मौजूद होती हैं। वनस्पतिक जनन सामान्यतः विखंडन की प्रक्रिया द्वारा होता है। शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नए फफूंदी को जन्म देता है। दूसरा है अलैंगिक जनन। अब बेसिडियोमाइसीट्स के मामले में यदि लैंगिक जनन सामान्यतः अनुपस्थित है तो यहां पर लैंगिक जनन ही उपस्थित होगा। अब लैंगिक जनन उन संरचनाओं में होता है जिन्हें फलनकाय कहा जाता है और इन फलनकायों को बेसिडियोकार्प्स कहा जाता है। हम फलनकाय के नाम की तुलना कक्षा के नाम से कर सकते हैं। तो यह बेसिडियोमाइसीट्स था और इसमें बेसिडियोकार्प्स होते हैं। अब बेसिडियोमाइसीट्स के मामले में जो स्थिति थोड़ी अलग है वह यह है कि इसमें लैंगिक अंग यानी नर और मादा लैंगिक अंग अनुपस्थित होते हैं। तो इस मामले में लैंगिक जनन की पहली प्रक्रिया प्लाज्मोगैमी है। तो प्लाज्मोगैमी दो वनस्पतिक या सोमैटिक कोशिकाओं के संलयन से होगी, लेकिन ये अलग अलग स्ट्रेन या जीनोटाइप की होनी चाहिए। तो एक नर के रूप में कार्य करता है और दूसरा मादा के रूप में। अब इस मामले में प्लाज्मोगैमी के बाद चूंकि हम बेसिडियोमाइसीट्स वर्ग की बात कर रहे हैं तो प्लाज्मोगैमी के बाद नाभिकों का तुरंत संलयन नहीं होगा। यहां एक मध्यवर्ती अवस्था होगी जिसे डाइकारियोटिक अवस्था कहते हैं, जो यहां उपस्थित होगी और यह बेसिडिया या बेसिडियम के निर्माण का कारण बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि यहां डाइकारियोन का निर्माण उसी तरह है जैसा कि एस्कोमाइसीट्स में होता है। तो एस्कोमाइसीट्स में भी डाइकारियोन का निर्माण होता था, बेसिडियोमाइसीट्स में भी डाइकारियोन का निर्माण होता है। अब एक बार जब यह बेसिडिया या बेसिडियम बन जाता है तो यौन प्रजनन के चरण 2 और 3 यानी कैरियोगैमी और उसके बाद मियोसिस इसी बेसिडियम में होंगे और इसके परिणाम स्वरूप बीजाणु बनेंगे जिन्हें बेसिडियोस्पोर्स कहा जाता है। हम सभी चरणों को संक्षेप में बता सकते हैं। जिन फल निकायों फ्रूटिंग बॉडीज की हमने बात की थी वे बेसिडियोकार्प्स थीं। यौन प्रजनन का पहला चरण प्लाज्मोगैमी हुआ। इसके परिणाम स्वरूप डाइकारियन का निर्माण हुआ जो आगे चलकर बेसिडिया या बेसिडियम के निर्माण में परिणत हुआ। अब इसी बेसिडियम में कैरियोगैमी और मियोसिस की प्रक्रिया होगी और अंत में जो बीजाणु बनेंगे उन्हें बेसिडियोस्पोर्स कहा जाएगा और बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण बाह्य रूप से एक्सोजीन्स होता है। तो हमें याद रखना है कि बीजाणुओं का निर्माण बाह्य रूप से होता है या आंतरिक रूप से, और बेसिडियोमाइसीट्स के मामले में यह बाह्य रूप से एक्सोजीन्स होता है। अगर हम बेसिडियोमाइसीट्स के विभिन्न उदाहरणों की बात करें तो पहला उदाहरण है पुक्सिनिया। यह एक परजीवी है और इसे गेहूं का रस्ट, विट रस्ट कहा जाता है। दूसरा है एगारिक्स या मशरूम, जिसका चित्र यहां दिया गया है। तीसरा है स्टिलैगो या स्मट, यह भी एक परजीवी है। फिर इस विशेष वर्ग बेसिडियोमाइसीट्स में ब्रैकेट फंगी, पफबॉल्स और टोएडस्टूल्स भी शामिल हैं। बेसिडियोमाइसीट्स के बाद हम चौथे वर्ग पर आते हैं जिसे ड्यूट्रोमाइसीट्स कहा जाता है। अब ड्यूट्रोमाइसीट्स के सदस्यों को अपूर्ण कवक, इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है। इन्हें अपूर्ण कवक इसलिए कहा जाता है क्योंकि फंगी के मामले में वनस्पतिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन सभी प्रकार की प्रजनन विधियां होनी चाहिए, लेकिन ड्यूट्रोमाइसीट्स के मामले में केवल वनस्पतिक और अलैंगिक प्रजनन ही पाया जाता है। ड्यूट्रोमाइसीट्स के मामले में लैंगिक प्रजनन अनुपस्थित होता है। अब अगर इनके आवास की बात करें तो ये कचरे के महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं और साथ ही खनिज चक्रण में भी मदद करते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो ड्यूट्रोमाइसीट्स के इन सदस्यों के लिए विशिष्ट है। अब अपघटक के अलावा इनमें से कुछ सैप्रोफाइट या परजीवी भी हो सकते हैं। माइसीलियम की बात करें तो यह सेप्टेट या शाखित होता है।
तो अगर हम सभी 4 वर्गों को संकलित करें तो केवल पहला वर्ग यानी फाइकोमाइसीज का माइसीलियम था। उस मामले में यह एसेप्टेट और कोएनोसाइटिक था। बाकी 3 मामलों में यह सेप्टेट और शाखित होगा। अलैंगिक प्रजनन की बात करें तो यहां अलैंगिक बीजाणु उपस्थित होंगे। इन्हें कोनिडिया कहा जाएगा। यौन प्रजनन, जैसा कि हमने बात की थी, अनुपस्थित होता है और इसी कारण इन्हें अपूर्ण कवक इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है। अब एक विशेष स्थिति है जो ड्यूट्रोमाइसीट्स के मामले में उत्पन्न हो सकती है और वह स्थिति यह है कि किसी भी सदस्य की वनस्पतिक और अलैंगिक अवस्था को एक नाम दिया जा सकता है और फिर उसे ड्यूट्रोमाइसीट्स के अंतर्गत रखा जाएगा। अब यह भी संभव हो सकता है कि उस सदस्य की एक यौन अवस्था हो और वह किसी अन्य वर्ग में उपस्थित हो। अब जब यह पता चलता है कि वास्तव में वही कवक है जिसकी यौन अवस्था भी मौजूद है, तो स्पष्ट है कि उसे ड्यूट्रोमाइसीट्स वर्ग से हटाकर किसी अन्य वर्ग में रखना होगा। हम उसे या तो एस्कोमाइसीट्स या बेसिडियोमाइसीट्स में रख सकते हैं। ड्यूट्रोमाइसीट्स के 3 महत्वपूर्ण सदस्य हैं, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा।